बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के बाद और पार्लिमानी प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद कोशिश होती है कि माजी को बोल के आगे की तरफ बढ़ा जाए, और इलेक्शन के रिज़ल्ट पे लोग इतना नाकामी को तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन रिगिंग की डिस्कशन दुनिया में नहीं हुआ करती। लेकिन जब इलेक्शन में रिगिंग ना हो, लेकिन वो इस तरह से एक फिफ्थ जनरेशन की धांधली आप कर ले कि पीसफुल इलेक्शन के बाद, लोगों के वोट के बाद, काउंटिंग के बाद आप बेसिकली रिज़ल्ट चेंज करें, ये पाकिस्तान में पहले टाइम हुआ है। इसलिए हम आपको आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देंगे। इस तनाजुर में जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म 45 अपलोड कर ली है, सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से रिलेटेड पहले से ही कहती चली आ रही है कि हमारे 180 सीट्स है। वो हम आपको बता चुके हैं कि हमारे 4 सीट हम बलूचिस्तान में जीत चुके हैं। इसी तरह 115 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक हम पंजाब में जीत चुके हैं। इसी तरह 42 सीट्स हम KPK से जीत चुके हैं और 16 सीटें हम सिंध से जीत चुके हैं। ये फिगर दे चुके हम। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक चीज़ सिर्फ आपको पहले बताएं कि पूरे मुल्क में तकरीबन 40% के करीब टर्नआउट रहा है वोटरों का। 40% के करीब टर्नआउट रहा है पूरे मुल्क में। हम आपको कुछ कंस्टिट्यूएंसी का फिगर दिखाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा अपनी जजमेंट में ये कहा है कि ये अननेचुरल टर्नआउट है। वो अननेचुरल टर्नआउट आपको इस मरतबा हम उन कंस्टिट्यूएंसी में दिखाने जा रहे हैं जिसमें से हमें हरवाया गया है। वो ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है और ऐसे पोलिंग स्टेशंस है जहां पर टर्नआउट इवन 100% से भी बढ़कर है, इवन 90% भी वो टर्नआउट है, 99% टर्नआउट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बड़ा ही अननेचुरल है, क्योंकि जो एक्चुअल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 40% टर्नआउट हुआ है। उसके साथ आपको ऐसे फॉर्म 45 से मुवाजना कराएंगे कि फॉर्म 45 के कानून यही है कि फॉर्म 45 जब प्रिजाइडिंग अफसर बनाता है उसमें एंट्री उन वोटों का करता है जो एक कैंडिडेट सिक्योर कर चुका होता है। अगर उसमें कुछ एरर है तो वो प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसर के सामने जिस वक्त लेके जाता है, तो कानून लॉ में भी इलेक्शन एक्ट में और इलेक्शन रूल के मुताबिक ये है कि वो दोनों के साथ उसकी करेक्शन हो, उस पर रिटर्निंग अफसर का काउंटर साइन और दस्तखत हो, और इस पर जो उनके एजेंट वहाँ बैठे उनमें से भी उनका दस्तखत हो। हम आपको वो भी दिखाएंगे जिससे आपको जाहिर हो जाएगा कि धांधली किस तरीके से की गई है। इवन फॉर्म 45 में किस तरह तगय्युर और तबद्दुल किया गया है, जो हम आपको दिखाएंगे। इसका ज़्यादा टाइम मैं दूंगा, तैमूर जगड़ा साहब आपको ओवरऑल देंगे और सलमान अकरम राजा साहब आपको स्पेसिफिकली नेशनल असम्बली के मुताबिक आपको वो फैक्ट्स एंड फिगर देंगे। अगर पहले तैमूर जगड़ा साहब कर ले तो उसके बाद मैं आपको जल्दी से कुछ सबूत के थ्रू जो है वो ले जाता हूँ जो प्रोजेक्टर पे आएगा। एक मैं चेयरमैन साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हैं। उन्होंने कहा 5th जनरेशन, मुझे तो ये 1st जनरेशन लग रहा है कि बेसिकली कागज़ पे जो नंबर जहन में आए हैं वो लिखें। तो ये तो बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे ख्याल में तो ये 75 साल पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा हम 75 साल रिवर्स में चले गए। देखिए, ये पहले तो हमने बहुत पहले ये क्लेम किया था कि हम एक एक सीट को देख रहे हैं, और ये 45 ऐसी सीटें जहाँ पे हमने सारा काम किया हुआ है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा फॉर्म 45 थे। जो अगर कोई शक था ना, कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे फॉर्म्स 45 या एटलीस्ट बहुत से हल्कों के अपलोड कर दिए, फिर पैनिक में कुछ हल्कों के वापस डिलीट किए, बाज के रखे, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल साफ वाजे कर दिया। अगर आगे जाए, ये सलमान राजा साहब की मेरे ख्याल में सीट, सॉरी ये यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब की सीट है। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं, 1 लगा दिया 1378 पर। मुझे नहीं पता कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतनी हेल्प चाहिए,
और ये याद रखें, ये बार बार एक एक पोलिंग स्टेशन पे हो, सलमान राजा साहब आपको बताएंगे। एक एग्जांपल सलमान राजा साहब की सीट की, अगर आप अगले उस पे जाएं, ये बड़ी फेमस कल ट्विटर पे बात चली थी। 173 वोट थे इस पोलिंग स्टेशन पे, और वो 173 से ऑन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर दिया। अगले जो रिहाना डार और वर्सेस ख्वाजा आसिफ के 209 से 809 कर दे, 2 को 8 कर दिया। ठीक है जी। अगला जाए NA 64 कैसरा इलाई वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन। इतना अच्छा नंबर था 507, उसको 007 जेम्स बॉन्ड कर दिया। 5 और 0 जो है वो उस दोनों को 0 बना दिया, तो 507 को 007 कर दिया। मेरी सीट, ये सूबाई सीट्स पे भी हुआ है। आपको बैरिस्टर गौहर साहब ने तो बता दिया कि कौमी सीटें कितनी थी। मेरे ख्याल में पंजाब में हमने 100 सीटें आइडेंटिफाई की हैं, और KP में तो हम 115 में 110 सीटें जीत जाते अगर सिर्फ काउंटिंग हो जाती। बदकिस्मती से पेशावर में ये हुआ, मैंने अपने सारे फॉर्म्स 45 असली और नकली डाले, वो लीड्स इतनी ज़्यादा थी कि उनको हर एक टैंपर करना पड़ा, क्योंकि 1600 वोट वाला जो है वो 25,000 वोट से जीत रहा है। ये एक मिसाल है कि मेरे 213 वोट आप देख सकते हैं, उसको 93 किया गया है, और जो एक्चुअल और जो जलाल खान जो PMLN के जिनको टोटल 1600 वोट पूरे सीट पे मिले थे, उनके 2 वोट्स को 122 किया गया। अब देखिए, मुझे हैरत हो रही है कि किस टाइप के लोग असेंबली में जा रहे हैं। कराची जाते हैं 238 पे, अलीम शेख साहब की 450 वोट को 50 किया गया है, और उनके अपोनेंट के 9 वोट को 409 किया गया, 4 लगा हुआ। NA 151 पे जाए, ये सारी सीट्स पे हम क्लेम्स पहले कर चुके हैं, और ये सबूत कल इलेक्शन कमीशन ने खुद डाला। अगर इसके बाद भी वो खुद ही इंक्वायरी अपने ROs पे या DROs पे ना शुरू करें, तो मुझे हैरत है कि कौन कौन मुलव्वस है। मेहर बानो कुरैशी के इस पोलिंग स्टेशन पे 497 वोट थे, वो टैंपर करके 197 किए गए, और एग्जैक्ट जितने पे टैंपर किया गया उतनी तादाद से रिजेक्टेड वोट्स बने। यानी कि रिजेक्टेड वोट जो 27 थे असली फॉर्म 45 में, वो 327 हुए, और यानी कि इस स्टेशन पे जितने भी इजाफी रिजेक्टेड वोट हैं वो सिर्फ मेहर बानो कुरैशी यानी PTI के सीट से गए। आप जाते जाए, ये NA 232 की एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दें, आगे चले जाएं। बलोचिस्तान की एग्जाम्पल नहीं चेक की, ये सलार खान काकर वर्सेस हाजी जमील शाह काकर, और जमाल शाह काकर को मैजिकली 537 वोट मिल गए, जबकि पूरे पोलिंग स्टेशन पे कास्ट ही 465 वोट हुए। तो वो इतनी जल्दी में इनको करना पड़ा, क्योंकि जब 5 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में PTI का वोट बैंक जाहिर होने लगा, तो हर जगह स्क्रीन्स ऑफ हो गई, दरवाजे बंद हो गए, और जिन जिन ROs में ईमान नहीं था उन्होंने ऐसे काम किए कि बाकी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। आगे भी जा सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इसकी, ये आप आगे जाते जाएं प्लीज़, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत हैं, और मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कैसे होता है। आप आगे जाएंगे, एक पेशावर की स्लाइड्स है, 1-2 मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, ये अभी देख लें। ये आप टेम्परिंग भी देख सकते हैं कि कैसे हुई। नीचे जो है वो साफ फॉर्म 45 है जो हमारे पास है, ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रही है कि लाइनें मिटी हुई हैं, पीछे टिपेक्स इस्तेमाल किया हुआ है। अब मेरे जैसे 184 वोट थे, माशाल्लाह जलाल खान के 0 थे, वो मेरे 184 में इतनी जेनरोसिटी के 102 वोट उसको दे दिए। या आप अगला देख लें, इस पर आप बता भी नहीं सकेंगे कि एक्चुअली लिखा क्या है फॉर्म 45 में। अच्छा, गलती से इन्होंने मेरे फॉर्म 45 एक बार 19 फरवरी को अपलोड कर दिए थे, मैंने उस वक्त डाउनलोड किए। पेशावर में 9 हल्कों पे ये धांधली हुई है, अब डर के मारे बाकी 8 हल्कों के फॉर्म 45 वो नहीं अपलोड कर सकते, क्योंकि हर जगह ये शर्म हो रहा हो। तो ये आप ये अगले उस पर भी देख सकते हैं। मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ ताकि सलमान साहब भी बोल लें। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
ये हर स्टेशन में ये हाल है। मैं ट्विटर पे डाल भी रहा हूँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और इसी ये काम करके 9 सीटों पे 2 नुस्खे मैंने देखे। एक पे जो आरो जरा अक्लमंद था तो उसने तकसीम किया, जैसे मेरे 300 वोट थे और उसने 200 किसी और को देने हैं तो 100 मेरे छोड़े हैं, 200 दूसरी जगह थे। बहुत सी सीटों पे ऐसे किया है कि बस वो आरो तो जो है वो यहाँ एफर्ट नहीं कर सकता था। तो जैसे नवाज शरीफ साहब की सीट पे हुआ है कि 138 को 1138 बना दिया, और उसमें मसला ये हुआ है कि टर्न आउट्स का फ़र्क हुआ है। अब ये मैं आपको पेशावर का बता दूं, एंड देन ओवर टू सलमान साहब। NA 28 सीट है जिसपे नूर आलम साहब जीते। नूर आलम साहब फेमस पर्सनैलिटी है, 38,000 वोट उन्होंने लिए थे, उसके साथ 1 लगा के 1,38,000। मैंने सुना है कि वो खुद भी नाराज़ है कि ज़रा कम मार्जिन से जितवा देते तो कोर्ट में केस जीतना आसान हो जाता। अब आप नीचे दोनों सूबाई हल्कों पे देखें, टर्न आउट 37 और 39% है। ये हो ही नहीं सकता, ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। यही चीज़ आप देख लें NA 29 पेशावर में, NA पे 39% है, सूबाई हल्कों पे 62 और 64% है। यहाँ पे हुआ एक्चुअली ये कि वो आरोस का ख्याल था कि ये PK 74 और 75 नूर आलम के नीचे थे, तो यहाँ पे उन्होंने टर्न आउट बढ़ाया, लेकिन ये हल्के उसके नीचे नहीं थे, तो ये तीनों हल्कों को मसला पड़ गया। और ऐसे भी है जैसे हमारे एक्स सूबाई असेंबली के स्पीकर हैं करामत साहब, वो NA और प्रोविंशियल असेंबली दोनों पे खड़े थे। तो प्रोविंशियल असेंबली सीट वो जीत गए, 18,527 वोट एक हल्के की, लेकिन पूरे NA पे उनको ही सिर्फ 14,000 वोट मिले। यानी जिसने करामत साहब को 18,000 वोट एक हल्के पे दिए, उन्होंने NA पे उनको वोट ही नहीं दिया। तो इस तरह की अजीब चीज़ें कभी हुई नहीं है और इस स्केल पे तो बिल्कुल नहीं है। थैंक यू जी, ओवर टू सलमान साहब। जी शुक्रिया। देखिए मैं आपको मिसाल के तौर पे जो मेरा हल्का था लाहौर का NA 128 वो दिखाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि किया क्या गया है। अगर विर्क साहब आपको चला दें जो मैंने आपको भेजी थी स्लाइड्स, इस पर अगर आ जाएं। जी देखिए कुछ तो हमने ये रख दिए जो कल इन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उन फॉर्म्स 45 को हम उनका मुवाजना कर रहे हैं उन फॉर्म्स 45 से जो हमारे पास थे और जो हमने खुद इलेक्शन कमीशन में 12 फरवरी को जमा करा दिए। यानी कि 443 पोलिंग स्टेशन है, उनका रिकॉर्ड इतनी तफसील से कोई शख्स 2 दिनों में बनाकर फाइल नहीं कर सकता। जो हमें मिले फॉर्म अपने पोलिंग एजेंट से वही हमने हूबहू जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन को हमने कहा कि अब आप मंगवाइए अपने रिटर्निंग अफसर साहब से वो फॉर्म 45 जिसकी बुनियाद पे उन्होंने नतीजा मुरतब किया है। वो तो नहीं मंगवाए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बहरहाल कल उनको अपलोड किया। जब उनको अपलोड किया तो जो सूरत सामने आई वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। स्लाइड चली नहीं चली? ये सिर्फ मिसाल के तौर पे 3-4 अगर हम फॉर्म 45 देखें तो उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया। और ये तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ, जब ये आएंगे तो आप देख लेंगे कि हमने फॉर्म 48 भी जो इलेक्शन कमीशन ने कल शाया किया अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म 48 ये होते हैं हर पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, हर पोलिंग स्टेशन का। ओवरऑल रिजल्ट तो फॉर्म 49 में होते हैं, लेकिन 48 में हर पोलिंग स्टेशन का आते हैं। जब आप पोलिंग स्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर वो पोलिंग स्टेशन जिस पे इन्होंने मेरे मद्दे मुकाबिल को दूसरे शख्स को जितवाया है, वहाँ पे टर्न आउट 80-85% हो गया है, क्योंकि उन्होंने यही किया ना, जहाँ 173 था उसको 973 कर दिया। जब 800 वोट उस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक कलम की जुम्बिश से डाले तो टर्न आउट जो था उस पोलिंग स्टेशन का, अगर हकीकतन वो 36% था या 40% था, तो एकदम छलांग मार के वो 86% हो गया। यह आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर देखें, इसमें हम चले जाएं पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे। अब पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे अगर आप बाएं हाथ से आगे चलें, बिल्कुल उसको उधर ले जाएं और पीछे लेके जाइए, ये हाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और पीछे ले जाइए, आप लेफ्ट पे जाएं, आप इस साइड पे जाओ, एक मिनट, ये आप कुछ और कर रही है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये कोई और चीज़ है, वो नहीं है। लेकिन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 जो है मिसाल के तौर पे आपके सामने है, इसका जो हकीकतन टर्न आउट है हमारे पास उन फॉर्म 45 में
जो हमने फ़ाइल किए इलेक्शन कमीशन में वो था 38%। इसमें मेरे वोट थे 357, दूसरे शख्स के वोट थे 123। जो कल इन्होंने शाया किया फॉर्म 45 इस पोलिंग स्टेशन का, उसमें मेरे वोट तो वही रहे 357, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। यानी कि जो मैंने फॉर्म फाइल किया था वो दुरुस्त था, मेरे वोट दुरुस्त थे, लेकिन जो दूसरे शख्स के वोट हैं 123 की बजाय वो 723 हो गए। एक के ऊपर एक लगा दिया इन्होंने, 7 का एक जो ठुंडरा, और उसकी वजह से जो टर्न आउट था वो 38% से बढ़कर 86% हो गया। अच्छा, इसी इमारत में, ये एक स्कूल के अंदर एक पोलिंग स्टेशन है, आपके इल्म में होगा कि एक ही इमारत में कई दफ़ा 3-4 पोलिंग स्टेशन होती हैं, एक फ्लोर पे, दूसरा उसके साथ। उसी इमारत में जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट 86% हो गया। इस इमारत में बाकी पोलिंग स्टेशन जो है उनका टर्न आउट वही 40%, 38% रहा। तो कोई इसकी मंतक नहीं आती समझ कि एक ही इलाके में एक ही पोलिंग स्टेशन जो एक बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग के अंदर 2-3 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स जो हैं उनमें इतना फ़र्क हो कि कहाँ 38% और कहाँ 86%। और नज़र यही आ रहा है कि जब आपने 1 को 7 किया, 600 वोट बढ़ाए, तो टर्न आउट जो था 38% से वो 86% हो गया। अब ये जो फॉर्म 48 है जो हमने यहाँ लगाया है, ये वेबसाइट पे मौजूद है इलेक्शन कमीशन की। मैं चाहूँगा आप सब इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ें, देखें, तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि कितने बॉन्डे तरीके से रिगिंग की गई है। रिगिंग सिर्फ ये हुई कि जहाँ 44 था उसको 444 कर दिया, जहाँ 88 था उसको 688 कर दिया। ये पोलिंग स्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन आपको नज़र आएगा, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि एक पोलिंग स्टेशन पे जहाँ रिज़ल्ट दुरुस्त रखा गया वहाँ टर्न आउट 40% है, जहाँ रिज़ल्ट को ख़राब किया गया, टैंपर किया गया, वहाँ टर्न आउट जो है वो 80-86% हो गया। तो ये बड़ी आसान सादा बात है, ये किसी को भी मैं समझता हूँ समझने में मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। और जो कल रिज़ल्ट शाया किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम लम्हा है। पहली बार हम पूरे वसूख से पूरी कौम जो है वो धांधली को अपनी आंखों से देख सकती है। अब जो भी होगा ट्राइब्यूनल हम जाएंगे, वहाँ पे 2 ट्राइब्यूनल पूरे पंजाब के लिए बनाए हैं, जहाँ 300 सूबाई नशस्तें हैं, 140 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं। तो जाहिर है कि 2 जज साहिबान जो हैं वो तो 20 साल इन मुकदमात का फैसला नहीं कर सकेंगे। हमारी इस्तदा होगी, हम डिमांड करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इजाफा किया जाए हर जगह, और ख़ास तौर से पंजाब जो कि एक बहुत ही बड़ा सूबा है। लेकिन उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि अवाम खुद अपनी आंखों से देखें कि उनके मैंडेट के साथ, उनके वोट के साथ 8 और 9 फरवरी की रात क्या हुआ। 8 फरवरी जब पोलिंग ख़त्म होती है तो हमें फॉर्म 45 मिल जाते हैं, और ये इलेक्शन इस हवाले से भी बिल्कुल मुनफरिद था कि इस बार पहली दफ़ा हमने अपने पोलिंग एजेंट्स को बहुत तरबियत दी थी कि फॉर्म 45 लेकर आना है। इससे पहले किसी इलेक्शन में इस तरह इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग एजेंट साहिबान जो हैं या मोहतरमा, वो फॉर्म 45 लेकर नहीं आए थे। इस दफ़ा एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है हमारे हाथ में मौजूद था। उस ज़ख़ीरे का मुवाजना अब हम उन फॉर्म्स 45 से कर सकते हैं जो कल इलेक्शन कमीशन ने शाया किए, और उसमें नज़र यही आता है कि मेरे वोट तो तकरीबन वही हैं जो मेरे फॉर्म 45 में हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स थे जमात इस्लामी के, TLP के, उन सब के वोट भी वही के वही हैं। सिर्फ एक शख्स है जिसके वोट जो है 127 से 727 हो जाती हैं या 927 हो जाती हैं। तो बिल्कुल तवातुर से आपको हर पोलिंग स्टेशन पर नज़र आता है कि किसी एक शख्स के, एक मखसूस शख्स के वोट जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके बाद शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और भी चीज़ें हैं, मैं उनका भी जिक्र नहीं करूँगा, जिनसे इस बात की और बिल्कुल तौसीक हो जाती है कि यहाँ एक बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ पे एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से RO की सतह पे जब ये फॉर्म 45 बनाए गए जिनको कल शाया किया गया, वहाँ इलेक्शन पर एक हमला किया गया है, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर हमला किया गया है। आइंदा अगर जमहूरियत ने इस मुल्क में कायम रहना है तो इस हमले को हमने पसपा करना है। हमने बताना है कौम को, और हमने बताना है हर इदारे को, किस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। इस तरह ये मुल्क जो है, इसमें इक़्तिदार की जो ट्रांसफ़र है वो ऐसे नहीं होगी कि आप RO साहिबान के ज़रिए कोई रिज़ल्ट मुरतब कराएं और कहें फ़लाँ जीत गया और फ़लाँ हार गया। ये अब आइंदा नहीं होगा, हम इसको नहीं होने देंगे। इसीलिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसके लिए हम हर तरह की जद्दोजहद करेंगे, कानूनी जद्दोजहद करेंगे, पार्लियामान में जद्दोजहद करेंगे, और आवाम में जाकर जद्दोजहद करेंगे। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? जी, सवाल। बहुत शुक्रिया जी, नासिर भट्ट पब्लिक टीवी से। सर, जो हम पाकिस्तान में समझते हैं कि CSS जिसे किया वो ROs जो हैं वो सब CSP है, उनकी जानिब से इस तरह की ब्लंडर सामने आना कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर आप देखे होंगे, इस तरह के
देखिए, ओपन एंड शॉर्ट केस जो है इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं। इसमें हमने पहले पिटीशन फाइल कर दी और इसी दौरान एक और पिटीशन फाइल कर दी और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो, ताकि उन पे प्रेशर ना हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास फॉर्म 45 आ जाता है और उसमें आपको कोई करेक्शन की वो आ जाए, क्योंकि आपने फॉर्म 45 को 46 के साथ टैली करके उनसे रिसीव करना है, वो रिटर्निंग अफसर अपने निगरानी में इनके सामने करता है। तो अगर ऐसे किया हुआ होता तो फिर ये सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती। लेकिन अभी ट्राइब्यूनल में जब ये जाएगा तो देखेगा, लेकिन ट्राइब्यूनल में ये प्रोसेस है ज़रूर है कि जब आप ट्राइब्यूनल जाते तो ट्राइब्यूनल के लिए ला तो यही मुकर्रर हुआ कि 120 दिन के अंदर अंदर वो फैसले कर ले ट्राइब्यूनल। अब हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल बने वो ज़्यादा हो और उसके फैसले जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम अपीलें बड़ी अरसा रही है और उसमें फैसले नहीं हुए, इसमें आए क्योंकि पब्लिक मैंडेट, हम यही कह रहे हैं कि पब्लिक मैंडेट जिसके पास है उसी का राइट है कि वो पार्लियामान में हो, न कि वो लोग जो स्नीक करके इंटर हो जाते हैं। एनीथिंग नहीं, देखो जहाँ तक इंट्रा पार्टीज है वो सेपरेट इशू। अब हमारे इलेक्शन हो चुके थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वो फाइनल है। बेशक आप डिसएग्री करो, हमारा रिव्यू पेंडिंग है, लेकिन वो उस पर अमल दरामद हो गया और हमने नेक्स्ट इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी कर लिया और कल उनके डॉक्यूमेंट्स हम इलेक्शन कमीशन में जमा भी कराएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस मरतबा एक्सेप्ट करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल कर दिया और उसमें जो नेशनल असम्बली के नोटिफिकेशन हुआ था वो हमने चैलेंज किया। इशू एक्चुअल ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को उठाएं तो हेयरिंग हुई थी 28 तारीख को। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हमने ऑर्डर अनाउंस किया 1 मार्च को, लेकिन आप सबको मालूम है 1 मार्च को कोई ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था। उस पर ऑर्डर लिखा है 1 तारीख, लेकिन डिसीजन का डेट हमें मिला है 4 तारीख को और 4 को नोटिफिकेशन भी हो गई है। तो इसलिए एक को हमने चैलेंज किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदालत इसको बरकरार रखेगी। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो अदालत का फैसला होगा वही है। देखो, अगर आपका ये कहना है कि जी हमारा ये है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज़ का एक इशू था, चूँकि हमें ये हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि हमें बल्ला ना मिले और इसकी यही एक कोशिश थी इनकी, क्योंकि 3 सूरतों में आप निशान रिफ्यूज़ कर सकते हो। या ये कि आपने 5% वमेन की रिप्रेजेंटेशन ना दी हो कानून के मुताबिक तो आपको निशान नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि आपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन ना करवाए हो, और तीसरा ये कि आपने अपने फंडिंग के बारे में सोर्स ना बताया। हमारा सब कुछ कंक्लूड था, ये कहा गया कि आपके इंट्रा पार्टीज ठीक नहीं है तो निशान चला गया। जिस दिन निशान लिया तो निशान का फैसला आपको मालूम है रात 11 बजे आया था, और उससे पहले हमने इंडिपेंडेंट निशानात अलाट हुए थे। उससे पहले रिजर्व सीट के लिए हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी सबमिट कर दी थी और हमने वमेन और नॉन मुस्लिम की डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए थे और वो फाइल कर चुके थे। ये तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि हमसे सब कुछ ले गया था, और लिया कब था, क्योंकि वो डेट फाइल करने की डेट सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी वो 24 दिसंबर था, और 24 दिसंबर को हमारे हक में स्टे मौजूद था। उसके बाद हमारे हक में स्टे आया था। कमीशन ने हमारा स्क्रूटनी रोकने के लिए अपने प्रोग्राम को शेड्यूल चेंज करके 13 जनवरी पे ले गया था, और 13 जनवरी को भी हमारी स्क्रूटनी नहीं की थी। जब निशान चला गया तो वो यू नो इट कि वो क्या हुआ था उस दिन। साहब ये बताइएगा कि अगर आप लोग के जो ताल्लुकात रिजर्वेशन है इसको नहीं दूर किया जाता है तो क्या एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, और सुनने में खबरें गर्दिश कर रही है कि लॉन्ग मार्च की जारी थी, आप लोग बहुत कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या? देखो, हम वीकली या फोर्टनाइट हमारा एहतजाज रहेगा, पीसफुल रहेगा। ये जमहूरियत का एक हिस्सा है आपका कि आप प्रोटेस्ट करते हो अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ऐसा ही। थैंक यू।